Today we will be learning about ray optics and optical instruments. This is a very important chapter for NEET. It majorly 3 to 4 questions comes everywhere. It carries around 5% weightage in the paper. So पहले तो इसके बारे में जानते हैं. Ray optics and optical instrument. Nature has endowed the human eye with the sensitivity to detect electromagnetic wave within a small range of the electromagnetic spectrum. Light with wavelengths between 400 to 750 nanometer is how we primarily interpret the world around us. इसका मतलब क्या है कि वेवलेंथ जिस वेव का वेवलेंथ होने वाला है 400 से 750 वो लाइट होती है. उसके ऊपर और नीचे जो होती है वो हमें दिखता नहीं है, जो होते हैं माइक्रोवेव्स एंड माइक्रोवेव्स. Light travels at an enormous speed, approximately of 3 into 108 meter per second in vacuum, the highest speed attainable in the nature. The light is electromagnetic wave. It appears to travel in a straight line because its wavelength is very small compared to ordinary objects. Bundle of rays किसको बोलते हैं? मानो ये एक मिरर है. यहाँ से एक लाइन जा रही है, इसको बीम बोलेंगे. यहाँ पे और एक मिरर है और यहाँ से आ रही है बहुत सारी बीम्स. अब मिरर तो बेसिक है, यहाँ पे इसका परपेंडिकुलर जो होता है उसको नॉर्मल बोलेंगे. तो इससे ये सारे रिफ्लेक्ट होंगे और इस एंगल पे सारे गिरने वाले हैं. तो ये होता है बीम और ये होता है रेज. इसके बाद क्या आता है? रिफ्लेक्शन वाला स्फेरिकल मिरर. अब मिरर तो तुम लोगों ने बचपन से ही पढ़ा होगा कि सामने तुम खड़े हो मिरर के और तुम अपनी रिफ्लेक्शन देख पा रहे हो. लेकिन कभी तुमने ऐसे ख्याल किया है कि ऐसे माइक्रोस्कोप जैसे होते हैं, कई मिरर्स होते हैं, जैसे बहुत तरीके साइंस बिल्डिंग्स होते हैं जहाँ पे ऐसे तुम देखते हो कि तुम लंबे हो गए, कभी छोटे हो गए. तो वो कैसे बनता है? तो तब आता है ये टॉपिक, स्फेरिकल मिरर्स. जिसमें मिरर्स का क्या होता है? एक होता है कॉनकेव और एक होता है कॉन्वेक्स. कॉनकेव में क्या होता है कि यहाँ पे ओपेक साइड इस तरफ है. मतलब क्या? जिस तरफ पे वो सिल्वर लाइनिंग होती है, मतलब जिस तरफ से वो रिफ्लेक्ट होने वाली है वो होने वाली है इस साइड से. और कन्वेक्स मिरर में क्या होता है? ओपेक होता है इस साइड पे और इस साइड पे वो सिल्वर लाइनिंग होती है. अब इसके कुछ और पार्ट्स जानेंगे. लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. ये तो तुमने पढ़ा ही होगा कि मिरर में जब इंसिडेंट रे जा रही है तो उस एंगल को बोलेंगे इंसिडेंट एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस. और वही जब रिफ्लेक्ट होके लौट रही है तो उसको बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. तो ये होता है पहला लॉ रिफ्लेक्शन का, जो कि होता है एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. अब इसी का बाद में और भी बहुत सारे पार्ट्स होने वाले, जैसे प्रिज्म में, टेलीस्कोप में, तब ये और भी काम आने वाले. अब नेक्स्ट है स्फेरिकल मिरर ज्योमेट्री, जो ये कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर में होते हैं. The normal at any point on a spherical mirror is along the radius from the center of curvature to the point. इसका मतलब क्या है? ये मान लो तुम्हारा है, यहाँ पे दिया हुआ है कि फोकस यहाँ पे, तो फिर ये कॉनकेव मिरर होता है. तो क्या होता है कि इन्होंने कहा कि जब सेंटर से यहाँ पे जाएगी रे तो यही इसका नॉर्मल है. जैसे हमने मिरर पे देखा कि यहाँ से रेज जा रही है, ये उसका नॉर्मल है और यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रही है. ठीक है, यहाँ पे इसको बोलेंगे इंसिडेंट एंगल और इसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. वैसे ही जब स्फेरिकल होता है, स्फेरिकल मिरर मतलब क्या? एक स्फीयर का पार्ट. अब एक स्फीयर का पार्ट मतलब स्फीयर का एक सेंटर होने वाला, ये होगा वो सेंटर. सेंटर ये जो है इसका जो हाफ होता है उसको बोलते हैं हम लोग फोकस. अब जब कोई रेज सोचो यहाँ से जाने वाली है, तब इसको ऐसे ये रिफ्लेक्ट होने वाला ताकि इससे और प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल हो जाए. ये होता है सेंटर लाइन का कमाल. नेक्स्ट है साइन कन्वेंशन. अब साइन कन्वेंशन क्या होता है? अब हमने पढ़ा है ग्राफ्स वगैरह पढ़ा है कि एक होता है पॉजिटिव एक्सिस, एक होता है नेगेटिव एक्सिस. तो वैसे ही मिरर में भी होते हैं. जब तुम मिरर के सामने हो, जब यहाँ पे हम लोग लेंगे तो उसको माइनस में लेंगे, नेगेटिव में लेंगे. लेकिन जब वो मिरर के पीछे होता है उसको हम लोग पॉजिटिव लेंगे. उसके लिए एक फोटो होगा यहाँ पे जैसे देख सकते हो, इसको हमने लिया है नेगेटिव में. दिस साइड ऑफ द मिरर विल बी नेगेटिव. ये वाला ओपेक साइड होने वाला है और ये वाला जिसमें सिल्वर लाइनिंग होने वाली है, इसको हम नेगेटिव में लेंगे और इसको हम पॉजिटिव में लेंगे. अब ये किसके ऊपर बेसिस है? इसके ऊपर. जो हमने ग्राफ्स वगैरह में किया है, मैथ्स वगैरह में, तब हमने देखा कि इसको हम पॉजिटिव लेते हैं, इसको हम नेगेटिव लेने वाले हैं और ऊपर को हम लोग पॉजिटिव लेने वाले हैं
और नीचे को हम लोग नेगेटिव। अब ये लेफ्ट और राइट को तो आपको पता चल गया है कि जब हम पोजीशन में रखने वाले कि कहाँ पे होने वाला है वो ऑब्जेक्ट मिरर के और कहाँ पे उसका इमेज फॉर्म करने वाला है, तब हमें ये पॉजिटिव और नेगेटिव लगने वाला है सम्स वगैरह में। और ये ऊपर पॉजिटिव और नीचे नेगेटिव कब होगा कि जब आप देख रहे हो क्या मिरर के सामने और वो अचानक से आप लंबे या छोटे हो गए, तो तब आएगा ये ऊपर और नीचे वाला पॉजिटिव नेगेटिव। अब इसके बाद जो मैंने बोला था फोकल लेंथ एंड मिरर इक्वेशन, अब जो मैंने बोला था ये है एक कि जैसे बोल सकते हो आप लोग ये कॉनकेव मिरर है और ये कॉन्वेक्स मिरर है। तो इसका क्या है, कॉनकेव मिरर क्या है, ये गोला है तो इसके सेंटर कौन सी साइड पे होना चाहिए, इस साइड पे। और इसका सेंटर कौन सी साइड पे होना चाहिए, इसका इसके सेंटर में होना चाहिए, इस तरफ कहीं होगा, ये सी होने वाला है। तो इसका और पोल का हाफ होगा फोकस और इसका सेंटर का होगा यहाँ पे हाफ होगा यहाँ पे फोकस। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि ये नेगेटिव साइड में और इसका पॉजिटिव साइड में। तो इसका सेंटर होगा नेगेटिव में, ये जितना भी हो सकता है 10 सेंटीमीटर 10 मीटर जितना भी होता है, इसका भी नेगेटिव में। इसका क्या होने वाला है, इसका पॉजिटिव में होने वाला है और इसका पॉजिटिव में होने वाला है। और क्या देख सकते हो यहाँ पे मिरर इक्वेशन। तो मिरर इक्वेशन क्या है, द रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, image distance v and the focal length that is given by 1 by u plus 1 by v equals to 1 by f, जो ये है। This applies to all the spherical mirrors with proper sign convention। तो ये तो फॉर्मूला आप सबको आ जाएगा, लेकिन ये ना साइन कन्वेंशन कब आता है, साइन कन्वेंशन तब आता है जब आपको गिवन है कि आपको कॉनकेव मिरर मिला है या फिर कन्वेक्स मिरर होता है। और कभी कभी सबसे क्या देंगे कि वो आपको फोकस बोल देंगे कि नेगेटिव है या पॉजिटिव, ये नहीं बोलेंगे कि वो कन्वेक्स है कि कनकेव है। तब आपको खुद से दिमाग चलाना है और यहाँ पे ढूंढना है कि ये नेगेटिव हुआ तो ये कॉनकेव होने वाला है और पॉजिटिव हुआ तो कन्वेक्स होने वाला है। इसके बाद आएगा मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन मतलब आपका जो ऑब्जेक्ट है, सोचो आप मिरर के सामने खड़े हो तो आप छोटे लंबे हो रहे हो, उसको बोलेंगे हम लोग मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन की इक्वेशन बड़ा सिंपल है, ये है h डैश मतलब इमेज का हाइट और h मतलब ऑब्जेक्ट का हाइट और माइनस v मतलब क्या था, v मतलब था हमारा इमेज का डिस्टेंस और u मतलब था ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। ये थे हमारे कुछ बेसिक्स फॉर्मूला जो हमारे और भी काम लगने वाले हैं। हमें सारे लॉस पता है कि कौन सा साइन कन्वेंशन मैग्निफिकेशन। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये देखना कि ये पैरेलल जब रेज जाते हैं, जब ये पोल से मीट करते हैं ये रेज, जब ये सेंटर से जाते हैं और जब ये फोकस पे जाते हैं, तब क्या क्या ये फॉलो करते हैं। तो उसके लिए हमने क्या लिया है, कनकेव मिरर लिया है। तो ये हमारा एक ऑब्जेक्ट, ये मान लो ये एक इंसान है ऐसे करके, ठीक है। तो अब ये पैरेलल होके जा रहा है, तो पैरेलल होने की मतलब इसका मतलब ये है कि ये फोकस से मीट करके वापस रिटर्न होने वाला है। ये क्यों रिटर्न हुआ इस तरफ से, क्योंकि इसका परपेंडिकुलर कहाँ पे होगा, यहाँ से सेंटर से, ये हुआ हमारा नॉर्मल, तो फिर इसका एंगल और इसका एंगल सेम होता है। तब हम लोग क्या डिसाइड करेंगे कि ये फोकस से रिफ्लेक्ट बैक होने वाला है। अब जब वो पोल से टकराएगा तो इसका तो हमें पता ही है कि नॉर्मल इस तरफ से है, तो ये वापस उसी एंगल पे रिफ्लेक्ट बैक होने वाला है। अब नेक्स्ट क्या है कि ये सब सेंटर पे जाता है, तब क्या होता है, जब ये सेंटर पे जाएगा तो यही तो इसका नॉर्मल भी है। नॉर्मल मिरर का सोचो, जब वो ऐसे सामने जाता है तब वो रिफ्लेक्ट भी इसी साइड से होने वाला है। तो वैसे ही इसका भी जब ये इस साइड से जा रहा है तो रिफ्लेक्ट भी इस साइड पे होने वाला है, ठीक है। और यहाँ पे जैसे देख सकते हो ये इसका सिर है, तो इसका क्या होने वाला है, जो ये इस रेस से जा रहा है तो ये रिफ्लेक्ट होके इस पॉइंट पे आ रहा है ए डैश, ये ए है और ये ए डैश है, मतलब क्या, ये उल्टा होने वाला है। उल्टा मतलब क्या होता है, उल्टा मतलब रियल इमेज होता है, और अगर ये सीधा हो गया उसका मतलब ये वर्चुअल इमेज है। और कुछ टर्म्स होते हैं जो ये है, यू मतलब इमेज का ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और v मतलब इमेज का डिस्टेंस। इसके बाद क्या है, इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। अब हम लोग इसके कुछ प्रॉपर्टीज देखने वाले हैं। जो मैंने बोला था, जब वो रियल इमेज होता है तब वो उल्टा हो जाता है,
उसका मतलब क्या है, अगर तुम्हारा ऑब्जेक्ट ऐसे है फिर उसका जो इमेज होने वाला है वो उल्टा होने वाला है, मतलब ऐसे हो जाएगा। और वर्चुअल मतलब क्या है, वर्चुअल मतलब जिस तरफ ऑब्जेक्ट होने वाला है उसी साइड पे इमेज भी फॉर्म होने वाला है, और वो सीधा ही रहने वाला है, मतलब सेम होने वाला है, ऐसे ही रहने वाला है। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स है, जैसे ये एक सीधा, इस एरो मतलब इसका सर है, तो ये क्या हुआ, ये तो पहले कॉनकेव मिरर है, फिर क्या हुआ, इससे रेज गई, इससे ऐसी हुई, ये रेज मीट नहीं की। अब जब रेज मीट नहीं करेंगी तब क्या होने वाला है, तब हमें क्या करना है, रेज को ऐसे पीछे लाइन करना है। तो फिर जब पीछे लाइन करेंगे तब हमें क्या पता चलेगा कि इमेज कैसा बना है। तो इसमें क्या बना है कि इमेज ऐसे ही सीधा है, इसका मतलब ये वर्चुअल इमेज है। ये भी और एक एग्जाम्पल है, ये है कॉन्वेक्स मिरर का, जहाँ पे हमें फिर से इमेज वर्चुअल मिला है। अब नेक्स्ट आता है मैग्निफिकेशन, तो ये तो वही फॉर्मूला है सेम, इसमें कुछ अलग नहीं है। ये एक एग्जाम्पल ऑफ इमेज फॉर्मेशन एंड मैग्निफिकेशन। अब ये इमेज एक एग्जाम्पल है कि जब इस मिरर को हम हाफ ऐसे ब्लाइंड कर देंगे तब हमें कैसा वो इमेज मिलने वाला है। जब मतलब मिरर को हाफ ब्लाइंड कर देंगे तब कैसे इमेज मिलने वाला है। जैसे पार्शियल मिरर कवरेज, कवरिंग हाफ ऑफ द कनकेव मिरर रिड्यूसेस इमेज इंटेंसिटी बाय द फुल इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज स्टिल फॉर्म्ड। और एक होता है इमेज डिस्टॉर्शन, image formed by concave mirror can be distorted depending on the object's position relative to the mirror। इसका मतलब क्या बोल रहा है कि ये भी मैटर करता है कि ऑब्जेक्ट का पोजीशन क्या है, ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में है, फोकस या सेंटर के बीच में, या वो सेंटर से भी पीछे है, तो मैटर करता है कि हमारा इमेज कैसे बनने वाला है। जैसे यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे सेंटर और फोकस के पास हुआ, तो ये क्या हुआ है, ये एक रियल इमेज है और ये इन्वर्टेड भी है। ये कुछ प्रॉपर्टीज है। सम में क्या बोला है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 15 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज इन ईच केस। तो इसमें क्या बोला है कि हमें दो चीजों का ढूंढना है, एक है 10 सेंटीमीटर का और एक है 5 सेंटीमीटर। सो वी नीड टू फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड द मैग्निफिकेशन ऑफ द। पोजीशन मतलब वो कितने डिस्टेंस पे वो इमेज फॉर्म करने वाला है, नेचर मतलब वो रियल है कि वर्चुअल, और मैग्निफिकेशन वो ढूंढना पड़ेगा हाइट या फिर डिस्टेंस को रेशियो करके। तो फिर हमें क्या क्या गिवन है, गिवन c इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर। अब 15 सेंटीमीटर लेके छोड़ तो नहीं दे सकते, हमें दिया है कि ये कनकेव मिरर है, तो फिर कनकेव मिरर में क्या होता है, कनकेव मिरर में सेंटर यहाँ पे होने वाला है, तो फिर ये क्या होगा, ये होने वाला है नेगेटिव। अब फोकस कितना होना चाहिए, तो फोकस है सेंटर का हाफ, सेंटर का हाफ कितना होगा फिर, -15/2 इक्वल्स टू -7.5। ठीक है, तो फिर हमारे पास फोकस मिल गया, मतलब फोकल लेंथ, ये है फोकल लेंथ, फोकस टू द पोल इज द फोकल लेंथ। तो हमें दो ढूंढने, एक 10 सेंटीमीटर के लिए और एक 5 सेंटीमीटर के लिए। और इसका तुम देख सकते हो कि 10 सेंटीमीटर क्या बोला है, अगर फोकस 7.5 में है और 10 सेंटीमीटर के लिए ढूंढने बोला है, तब मतलब क्या, ऑब्जेक्ट है सेंटर और फोकस के बीच में, और जब 5 सेंटीमीटर बोला है तब वो है फोकस और पोल के बीच में। तो इसका हम यू ले लेंगे -10 सेंटीमीटर और इसका हम यू ले लेंगे -5 सेंटीमीटर। तो इसको हम फॉर्मूला से कर सकते हैं, 1/u + 1/v इक्वल्स टू 1/f। इसका निकालेंगे 1/-10 + 1/v इक्वल्स टू 1/-7.5। तो इसका v आने वाला है -30 सेंटीमीटर। अब अगर माइनस आ गया तो माइनस मतलब क्या है कि उसी साइड पे इमेज फॉर्म हुआ जिस तरफ ऑब्जेक्ट है, तो फिर क्या है इसका मतलब, द इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। तो ये हो गया हमारा पोजीशन, ये हो गया हमारा नेचर, और हमें मैग्निफिकेशन ढूंढना है।
तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या था, -v/u। v क्या है -30, u क्या है -10, तो आंसर क्या होने वाला है -3। ये हुआ मैग्निफिकेशन। अब ये हो गया हमारा इस पार्ट के लिए, जब u होगा -5 सेंटीमीटर। इसको भी हम सेम ऐसे ही फॉर्मूला के साथ कर लेंगे। इसका v होने वाला है 15 सेंटीमीटर। अब ये आ गया है पॉजिटिव में। पॉजिटिव मतलब क्या है कि ये मिरर की दूसरी साइड पे फॉर्म हुआ है। उसका मतलब क्या है, ये वर्चुअल है, दिस इज अ वर्चुअल इमेज। अब इसका मैग्निफिकेशन ढूंढेंगे, तो मैग्निफिकेशन क्या होगा, -v/u करके -15/-5, इसका होगा मैग्निफिकेशन 3। तो इसका मैग्निफिकेशन 3 निकला और इसका मैग्निफिकेशन -3। अब ये और एक सम है, इसको पहले रीड कर लेते हैं। Suppose while sitting in a parked car, you notice a jogger approaching towards you in the side view mirror of r equals to 2 meter. If the jogger is running at a speed of 5 meter per second, how fast the image of the jogger appeared to move when the jogger is 39 meter, 29 meter, and 19 and 8 meters, 19 and 9 meters away. तो अब तुम्हें तो लग रहा होगा कि ये तो मिरर से ही देख रहे, तो फिर स्पीड भी सेम होने वाला है। लेकिन क्या होता है, गाड़ियों का मिरर जो है वो एक स्फेरिकल मिरर होता है। अगर आपने कभी ऐसे एक्सपीरियंस किया होगा कि ऐसे बाइक या फिर गाड़ी का मिरर देखोगे तो लगेगा कि वो नजदीक है लेकिन वो बहुत पीछे होने वाला है। तो इसीलिए मिरर में उनका स्पीड डिफरेंट होता है। तो हम लोग मिरर इक्वेशन से क्या पता चला, 1/u + 1/v = 1/f। ये हमारा मिरर इक्वेशन है। तो हमें क्या ढूंढना है, हमारे पास u गिवन है, तो हमें क्या ढूंढना है, हमें v चाहिए। v का जो फॉर्मूला होने वाला है वो है fu/u - f। ये अगर उस इक्वेशन को सॉल्व किए तो फिर ये निकलने वाला है v का। तो फिर कन्वेक्स मिरर में क्या होता है, ये होता है ओपेक साइड और ये होता है शाइनी साइड। तो यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव कौन सी साइड पे होने वाली है, जिस तरफ पे ये है सेंटर होने वाला है। तो फिर इसका जो हमें गिवन है रेडियस इक्वल टू 2 मीटर्स, तो फिर फोकस क्या होने वाला है, इसका हाफ वो होने वाला है 1 मीटर। अब हमें क्या गिवन है कि पहले हमें 39 मीटर्स का ढूंढना है। तो फर्स्ट वी नीड टू फाइंड फॉर u = 39 और हमें गिवन क्या है, स्पीड इज 5 मीटर्स पर सेकेंड। तो u है -39। क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट इस साइड पे, सन जॉब कर रहा है पहले 39 मीटर्स पे, फिर 29 मीटर्स पे, फिर 19 मीटर पे और फिर 9 मीटर पे। हमें देखना है कि हर एक पॉइंट पे कितना उसका स्पीड होने वाला है। तो फिर फर्स्ट के लिए हम लोग क्या करेंगे, u = -39 मीटर्स। तो हम इस फॉर्मूला को यूज करेंगे, तो हमें v निकलना चाहिए ऐसे। f कितना हुआ, f = 1 मीटर, u कितना है -39, उसके नीचे क्या होगा, u = -39 - f, f कितना है 1 मीटर। यहाँ पे निकलने वाले हैं -39/-40 which is equals to 39/40। अब ये देख के क्या पता चल रहा है कि एक पॉजिटिव नंबर है। और पॉजिटिव मतलब क्या है कि जो इमेज फॉर्म हो रही है वो हो रही है उसी साइड पे जिस तरफ मिरर का सेंटर है। अब इन्होंने क्या कहा है कि स्पीड हमें गिवन है कि 5 मीटर पर सेकेंड है। तो फिर अगर हम ऐसे कैलकुलेट करें, जब 1 सेकेंड गुजर जाएगा तब उसका डिस्टेंस कितने ट्रैवल किए होंगे, 5 मीटर्स। तो तब u कितना होने वाला है, -39 + 5 जो कि है -34। तो हम u को लेंगे -34, तब v कितने होने वाला है, v होने वाला है हमारा इस फॉर्मूला को यूज करके, ये होगा 34/35।
तो हमें क्या क्या मिला है कि जब वो स्टार्ट कर रहा है 39 पे, तब उसने कंपेयर टू हमारा रियल जो लेंथ है 39 मीटर्स, तो जो मिरर में दिखा रहा है वो कितना उसने ट्रैवल किया, वो होने वाले 39/40 मीटर्स। और जब 1 सेकंड गुजर गया तब कितना उसने ट्रैवल किया है, 34/35 मीटर। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसको लेंगे कि उसका शिफ्ट कितना हुआ है 1 सेकंड में। सो आफ्टर हाउ मच इज शिफ्टेड, ठीक है। तो इसका क्या होने वाला है, हम लोग इसको और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे उससे, तो वो क्या होने वाला है 39/40 माइनस 34/35। इसको सॉल्व करेंगे, इसका आंसर निकलेगा 1/280। अब अगर 1 सेकंड में इसका शिफ्ट हो रहा है 1/280 में, फिर इसका स्पीड क्या होगा, टाइम हमारे पास है जो कि है 1 सेकंड, तो यही होने वाला है इसका स्पीड 1/280 मीटर पर सेकंड। अब ये था हमारे लिए 39 मीटर्स के लिए। यही प्रोसेस हम बाकी सबके लिए करेंगे, फिर आंसर सबके लिए आने वाला है 1/150, 1/60 मीटर पर सेकेंड एंड 1/10 मीटर पर सेकेंड। अब इसका नेक्स्ट टॉपिक जो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब रिफ्लेक्शन हमने पढ़ लिया है, अब होगा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन मतलब क्या है, जब इंसिडेंट रे आ रही है और कुछ रेज जा रहे हैं, तो ये तो हमारा हो गया इंसिडेंट और रिफ्लेक्शन। अब इससे कुछ लाइट अंदर की तरफ भी जाती है, तो इसके बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे। अब इसमें क्या क्या अप्लाइड है, स्नेल्स लॉ, ऑप्टिकल डेंसिटी और अपरेंट डेप्थ। Snell's law मतलब when light passes from one medium to another, the ratio of the sine of angle of incident to the sine of angle of refraction is constant. That is sin I by sin R equals to mu to 1. इसका मतलब क्या है, इसका हम एग्जाम्पल ले रहे हैं। सोचो ये ग्लास स्लैब है, तो इसका मटेरियल अलग है और ये आ रहा है डिफरेंट मीडियम से, ये है एयर। तो इसका क्या करेंगे, इसका भी एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है और इसका भी एक अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। इसको 1 लेते हैं और इसको 2। अब ये हमारा हो गया इंसिडेंट एंगल और ये हो गया हमारा रिफ्रैक्टेड एंगल। तो इससे क्या होता है, हमें इनका साइन निकालना है। इससे हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलेगा, ठीक है। ये है हमारा फर्स्ट लॉ रिफ्रैक्शन के लिए। इसके बाद आता है ऑप्टिकल डेंसिटी। If mu21 is greater than 1, the refracted ray bends toward the normal, which is a denser medium. If mu21 is less than 1, it bends away from the normal, that is a rarer medium. अब इसका मतलब क्या है कि 21 जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्रेटर देन 1 होता है तो द रेज बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। जैसे यहाँ पे देख सकते हो आप, ये जब एयर से ग्लास पे जा रहा है, ग्लास का मटेरियल मोर डेंस है, तो फिर क्या होने वाला है, ये जो रेज जाने वाले हैं ये क्लोजर टू द नॉर्मल होने वाले हैं। ये है नॉर्मल, तो ये क्लोज हो गए। और लेकिन अगर आप यही लाइंस वापस इस तरफ से भेजोगे और वो एयर पे जाने वाली है, तब क्या होता है, जो ऐसे जानी चाहिए थी वो ऐसे जा रही है इतने एंगल पे, तब क्या होता है, हमारा एंगल बढ़ जाएगा। तो इसीलिए बोला है जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब ग्रेटर देन 1 होने वाली है तब रेस छोटे होने वाले हैं, और जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेस देन 1 होने वाले हैं तब रेस बढ़ जाएंगे, एंगल बढ़ जाएगा। अपरेंट डेप्थ, ऑब्जेक्ट अंडर वाटर appear raised due to refraction. For viewing near normal direction, apparent depth is equal to real depth by refractive index. अब जब पानी का होता है, जब मछली या फिर नीचे से अगर आपको जानना है कि अंडर वाटर हमें एक डेप्थ के बाद, इसीलिए पानी के नीचे इतना अंधेरा रहता है, तो उसके लिए कौन सा फॉर्मूला है, अपरेंट डेप्थ।
एपरेंट डेप्थ इज इक्वल टू रियल डेप्थ बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एपरेंट डेप्थ किसको बोलते हैं? सोचो ये ग्लास है, इसके अंदर एक कॉइन है और यहाँ पे तुम्हारी आंखें हैं और ये तुम देख रहे हो। तब क्या दिखता है कि हमें जो दिखता है ये कॉइन थोड़ा ऊपर है, इसको बोलते हैं हम एपरेंट डेप्थ। इस साइड को हम बोलेंगे एपरेंट डेप्थ। रियल डेप्थ मतलब ये वाला, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो हम मटेरियल के साथ वो कंपेयर करके बनाएंगे, जैसे ये है वाटर का। अब ये है ग्लास स्लैब, इसका भी एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है क्योंकि ये मटेरियल अलग है, ये एयर से ग्लास के थ्रू पे जा रही है। तो फिर क्या होने वाला है, पहले तो ये एक डेंस मटेरियल में गई, फिर क्या वो सेम मटेरियल पे लौट भी गई है। तो क्या होने वाला है कि रेज जो इंसिडेंट जो रेज थे, वो जो लास्ट रेज जो निकल रही है वो इससे पैरेलल होने वाले हैं। अब ये क्यों होने वाले हैं? फर्स्ट दिस इंसिडेंट रे passes through this glass slab. So right now it will get closer to the normal, जो ये है, it will get closer to the normal. The angle of refraction will get much lesser compared to the angle of incidence. Okay, so this will be the R1 for us, and then this will continue to the other side of the glass, and this is the I2, मतलब second incident angle जो हमारा बनने वाला है, क्योंकि ये एक रिफ्रैक्शन हुआ और सेकंड ये रिफ्रैक्शन हुआ, तो हमारे लिए जो ये रिफ्रैक्शन था ये हमारे लिए वो इंसिडेंस बनेगा। तो ये और ये इक्वल होने वाला है क्योंकि ये पैरेलल है। फिर इसके बाद क्या होने वाला है, ये एयर पे जाके द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विल बी ग्रेटर देन दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो अगर हम लोग ठीक से मैच करेंगे तो इसका I1 विल बी इक्वल्स टू R2 and R1 will be equals to I2. ओके, फिर अब क्या होता है, अब हमारे बना है यहाँ पे लैटरल शिफ्ट। अब ये लैटरल शिफ्ट क्यों बना है, क्योंकि इन्होंने हमारा पूरा डिस्प्लेसमेंट कर दिया। अब जो मैंने एग्जांपल बोला था, पानी के अंदर अगर एक सिक्का फेंक दो तो वो लगता है कि थोड़ा फ्लोट हो रहा है, तो ये भी वैसे ही है, इसने एकदम ऊपर से देखा है। तो ये क्या है, ये है नॉर्मल, ये हमारा जो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है और ये उसका इमेज फॉर्म हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जब इंसिडेंट रे आई तब ये क्या हुई, यहाँ पे चली गई। ये जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे है, लेकिन हमारा इंसिडेंट रे क्या हुआ, ये हम पीछे से करेंगे, सॉरी यहाँ से जब रेज निकली थी तो ये इस तरफ से जानी चाहिए थी, लेकिन ये शिफ्ट हो गई इस साइड पे। क्यों? क्योंकि एक डेंसर टू रेयर मीडियम पे जा रही है। तो अब हमें यहाँ तो मिल नहीं रही है कोई इमेज, तो हम इसको पीछे ड्रॉ करने वाले हैं। इस साइड से भी हम लोग सेम करते हैं और यहाँ से हम लोग पीछे कर रहे हैं। तो क्या दिख रहा है, जो इमेज फॉर्म हो रही है वो थोड़ी ऊपर हो गई। अब सेकंड केस में क्या हुआ, ये ऊपर से नहीं देख रहा है, ये तेरा होके देख रहा है। अब तेरा होके देख रहा है मतलब क्या, फिर हमारा जो लाइट रेज है वो भी थोड़ा तेरा हो जाने वाला है। तो इसमें क्या हुआ, ये जो कॉइन्स है ये यहाँ से यहाँ से जा रही है। अब इसको हम लोग पीछे खींचेंगे, पीछे खींच के क्या दिखा, ये फिर से ऊपर फ्लोट कर रही है। ओके, सो वी विल स्टार्ट विद अ न्यू टॉपिक, दैट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब हम अभी तक क्या पता था कि जब एक लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे ट्रैवल हो रही है तब कुछ होने वाली है रिफ्लेक्ट, जो ये है, और कुछ होने वाली है रिफ्रैक्ट। अब क्या होता है, अब एक चीज आती है बोल के क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल मतलब क्या, अब हर एक मटेरियल का क्रिटिकल एंगल डिफरेंट होता है। इसका पॉइंट क्या है, क्रिटिकल एंगल मतलब जब एक इंसिडेंट रे एंगल बनाएगी क्रिटिकल एंगल के इक्वल्स,
it will be equal to the critical angle, then it will not refract anymore. जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें क्या है, the angle of incidence is greater than the critical angle, जो ये, तो क्या हो रही है, ये फिर रिफ्लेक्ट करेगी, यहाँ पे कोई रिफ्रैक्शन नहीं होने वाला है। ये होता है क्रिटिकल एंगल का फेनोमेना। अब इसका एप्लीकेशन क्या है, एप्लीकेशंस होते हैं इसके प्रिज्म्स में, और फिलहाल तो प्रिज्म्स में ही होते हैं, और इसका फॉर्मूला क्या है, साइन, this is the critical angle and this is the refractive index of the rarer medium with respect to the denser medium। तो यहाँ पे पहले तो मैं बोल देती हूँ, ग्लास का क्रिटिकल एंगल जो होता है वो है 42 डिग्री। तो यहाँ पे हमें क्या क्या दिया है, यहाँ पे पहले एक ग्लास स्लैब है, हमें पहले एक ट्राइंगल दिया है और इसके एंगल्स दिए, यहाँ पे 45, यहाँ पे 45, यहाँ पे 90 डिग्री। तो यहाँ पे इंसिडेंस रे है, यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट। तो ये पहले इस तरह गया, यहाँ पे कोई रिफ्रैक्शन नहीं होने वाला है, ये टोटली रिफ्लेक्ट होने वाला है। तो फिर ये वापस आ गया, तो हमें इसका एंगल पता है, अगर ये है 45 डिग्रीज पे, ये 45 है, ये भी 45 है, ये 90 होने वाला है, ये होने वाला है 45, तो फिर इसका क्या होने वाला है, ये भी 45, मतलब ये चारों 45 के हैं। तो हम अगर टोटल कैलकुलेशन करेंगे तो इसका जो रिफ्लेक्ट होने वाला है, ये होने वाला है, ये जो एंगल है ये है 90 डिग्रीज। लेकिन इसका इंसिडेंट रे क्या है, इंसिडेंस एंगल क्या है, ये तो हो गया हमारा नॉर्मल के पास, तो ये क्या हो रहा है, ये नॉर्मल के थ्रू पास हो रहा है, तो फिर इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया 0। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर 0 हो गया तो क्या होगा, वो पास कर जाएगा, तो फिर ये पास कर गया। अब इसके एप्लीकेशंस क्या होते हैं, इसके एप्लीकेशंस होते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेलीस्कोप वगैरह में। अगर आपने कभी देखे होंगे, इस शेप के मटेरियल्स होते हैं, अगर म्यूजियम वगैरह कभी गए हो तो फिर ये ऐसे एक शेप के होते हैं और तुम्हें अपने दो तरफ से दो लोग खड़े होते हैं और उन दोनों को अपना चेहरा दिखता है, जबकि यहाँ पे बीच पे कुछ नहीं है। तब क्या होता है, यहाँ पे मिरर्स रखे होते हैं, ऐसे ऐसे प्लेसेस में मिरर्स रखे होते हैं, और ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के द्वारा ये पॉसिबल होता है। नेक्स्ट होता है हमारा ऑप्टिकल फाइबर्स, इसमें भी सेम एप्लीकेशंस होते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के। यहाँ पे रेज जा रही है, यहाँ पे एंगल क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो रहा है इंसिडेंस रे का, फिर वो रिफ्लेक्ट बैक हो रही है, ऐसे ही होते होते ये पूरा ट्रैवल कर जाता है। अब हमें क्या पता है, हमें रिफ्रैक्शन के बारे में पता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में पता है। अभी हमने रिफ्रैक्शन किसके बारे में पढ़ा है, हमने रिफ्रैक्शन पढ़ा है प्लेन सर्फेस के लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, रिफ्रैक्शन हम लोग करेंगे स्फेरिकल सर्फेस के लिए। स्फेरिकल तो इसके लिए थोड़ा थ्योरी पढ़ लो। दिस प्रेजेंटेशन एक्सप्लोर्स द प्रिंसिपल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ स्फेरिकल सर्फेसेस एंड लेंसेज। तो स्फेरिकल सर्फेसेस होते कहाँ पे, कॉन्टैक्ट लेंसेज पे, माइक्रोस्कोप्स पे, मैग्नीफाइंग ग्लासेस पे, तब ये लगता है। Progressing to the design and function of optical instruments like microscopes and telescope, we begin with the refraction of spherical interfaces, derive lens formulas and examine lens power and combinations. Then we discuss refraction through prisms, conclude with the working principle of microscopes and telescope, highlighting the magnification and design consideration. अब हमें कैसा रिक्वायरमेंट चाहिए किसी चीज़ का, तो वो हम कैसे ढूंढेंगे, हम इसके जरिए ढूंढेंगे। तो ये है हमारा ग्लास स्लैब, ये है ग्लास, और इसका क्या है, ये एक स्फीयर है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट, ये हो गया हमारा U, ये हो गया हमारा V, ये है हमारा इमेज। तो इमेज टू पोल इज V होता है और ऑब्जेक्ट टू पोल होता है U। तो यहाँ से रेज जा रही है, ये हमारा सेंटर, ये हमारा इंसिडेंस एंगल। तो यहाँ से रिफ्रैक्ट होके कहाँ जा रही है, इस तरफ।
ठीक है, ये हमारा आर आर, हाँ ये हमारा रेडियस, इसका फोकस होना चाहिए यहाँ पे। अब हमें इमेज देखना है, देखो tan NCM, tan NCM मतलब क्या, एंगल ऑफ NCM क्या होना चाहिए, NC और यहाँ पे M, तो ये हमारा एंगल, इस पोर्शन को हमारा एंगल, और इसका tan क्या निकलने वाला है, MN/MC, MN/MC मतलब ये MN/MC, ये हमारा फॉर्मूला डिराइवेशन में काम आता है, और हमारे फॉर्मूला होने वाला है N2/V अब इसकी मतलब क्या है, N2/Ni, N2 और N1, N1 मतलब जिस तरफ ऑब्जेक्ट है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, और N2 मतलब जिस तरफ इमेज फॉर्म हो रहा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 होने वाला है, या फिर जिस मटेरियल से हम यूज करने वाले हैं उसको हम N2 बोलने वाले हैं। R मतलब रेडियस ऑफ द स्फीयर और ऑफ द लेंस। हम क्या करेंगे, अब हम लोग एक सम करेंगे इस लेंस के ऊपर। लाइट फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स इन एयर विथ n इक्वल्स टू 1, इम्पोर्टेंट क्या है, गिवन है हमारे पास ये, strikes a glass surface whose n मतलब refractive index is 1.5, तो ये हम लोग मार्क कर लेंगे with a radius of 20 centimeter, source distance is 10 centimeter, using the formula the image forms 100 centimeter from the surface along the incidence light direction। अब हमारे पास क्या है, सोर्स डिस्टेंस मिल गया 100 सेंटीमीटर, और इमेज फॉर्म मतलब जो इमेज का डिस्टेंस होने वाला है वो है 100 सेंटीमीटर फ्रॉम द सरफेस अलोंग द इंसिडेंट लाइट डायरेक्शन। तो इसको हम लिख लेंगे u इक्वल्स टू -100 ये पॉजिटिव है। N1 मतलब क्या, एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और N2 मतलब जो ग्लास सरफेस का होने वाला है। तो इसको हम फॉर्मूला में लिखेंगे, तो फिर होगा 1.5/V प्लस 1/100 इक्वल टू 0.5/20। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो V का आंसर होने वाला है प्लस 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो V इक्वल टू प्लस 100 सेंटीमीटर बोल दिया है, मतलब ये उसी साइड पे फॉर्म हुआ है जिस साइड पे इंसिडेंस रे का डायरेक्शन है। अब हमने पढ़ा रिफ्रैक्शन थ्रू अ स्फेरिकल सरफेस, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन बाय अ लेंस। अब लेंस में क्या होता है, लेंस में बोथ साइड पे स्फेरिकल होता है। ठीक है, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट, ये है इमेज, ये हमारा U, ये हमारा V, ये हमारा सेंटर पे है, और ये हमारा डायरेक्ट S। यहाँ पे अंदर रिफ्रैक्शन हुआ, ये और ऐसे गया, फिर इसने एंगल पकड़ा और यहाँ पे ऐसे होने वाला। और अगर इन दोनों का फोकस सेम है दोनों साइड का, तो प्रोबेबली U should be equals to V। The refraction at the first spherical surface of a lens forms a intermediate image. The second surface refracts light again, forming the final image। तो मतलब पहला जो सरफेस था जो कि ये था N1, ये पहला सरफेस, इसमें जो हुआ उसमें एक इंटरमीडिएट इमेज फॉर्म हुआ, उसके बाद इसने फिर रिफ्रैक्ट किया, तब इसका फाइनल इमेज बना है। The lens maker's formula relates focal length to refractive indices and radii of the curvature, which is equal to ये है हमारा फॉर्मूला। इसका मतलब क्या है, इसका फोकस कितना होने वाला है, इस लेंस का फोकस 1/f should be equal to the refractive index
minus 1 divided by 1 by radius of the first surface, then the reciprocal of the radius of the second surface. This formula applies both for the convex mirror and the concave lenses. The thin lens formula equals to 1 by v minus 1 by u equals to 1 by f. और अगर जब वो लेंस इतनी पतली हो गई, ये फिर मैटर नहीं करने वाला है, इतना छोटा कि वो नेग्लिजिबल होने वाला है, तब हम ये फॉर्मूला लिखेंगे 1 by v equals to 1 by u equals to 1 by f. 1 by v minus 1 by u equals to 1 by f. अब इसके भी कुछ रे डायग्राम्स और मैग्निफिकेशन वगैरह होंगी, जैसे हमने कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस मिरर्स के पढ़े, तब हम लेंसेज के भी पढ़ने वाले हैं. तो इसके भी कुछ रूल्स हैं. की रूल्स आर rays parallel to the principal axis refract through the second focus or appears to diverge from the first focus. Rays through the optical center emerges undeviated. Rays through the first focus emerges parallel to the principal axis. अब इसका मतलब क्या है? Rays parallel to the principal axis. Rays parallel to the principal axis मतलब क्या? ये वाला, ये दोनों जो है ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है. तो फिर ये क्या होंगे? रिफ्रैक्ट टू द सेकंड फोकस और अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम द फर्स्ट फोकस. इसका मतलब ये जो सेकंड फोकस है ये इसके थ्रू जाने वाला है, और ये जो तुम्हें दिख रहा है लग रहा है कि डाइवर्ज है, क्योंकि है डाइवर्ज है, लेकिन अगर इसको पीछे खींचोगे तो ये फोकस पे मीट करता है. सेकेंड रूल क्या है? रेज थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर इमर्ज अनडिविएटेड. ऑप्टिकल सेंटर मतलब क्या है? ऑप्टिकल सेंटर मतलब ये है जहां पे तुम्हें लेंस का परपेंडिकुलर पोर्शन और प्रिंसिपल एक्सिस मीट करता है, उसको हम ऑप्टिकल सेंटर बोलने वाले हैं. तो जब ऑप्टिकल सेंटर पे जा रहा है तब वो अनडिविएटेड रहने वाला है. जैसे देखो यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर में नहीं गया, ये डिविएशन होने वाला है. रेज टू द फर्स्ट फोकस इमर्ज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. अब जब ये फर्स्ट फोकस से जा रहा है, इसको हम फर्स्ट फोकस बोलेंगे, इसको हम सेकंड फोकस बोलेंगे. इससे जब वो पास करेगा तब ये प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होने वाला है. यहाँ पे भी सेम, क्योंकि अगर तुम पीछे खींचोगे तो ये फोकस पे मीट करता है. और मैग्निफिकेशन डिफाइंड एज इमेज साइज डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट साइज, पॉजिटिव फॉर इरेक्ट वर्चुअल इमेज और नेगेटिव फॉर इन्वर्टेड रियल इमेज. तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या था? हाइट ऑफ द इमेज बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट. और ये अगर पॉजिटिव हुआ, इफ इट्स पॉजिटिव देन इट्स अ वर्चुअल इमेज, and if it's a negative image, and if the magnification is negative then it will be a real image. हमने इतनी देर से मैग्निफिकेशन पढ़ा, रिफ्रैक्शन पढ़ा. अब हम पढ़ेंगे पावर ऑफ द लेंस. अब पावर ऑफ लेंस कब लगता है? जब तुम्हें लगता है कॉन्टैक्ट लेंसेज, तब ये वाला रूल फॉलो होता है. तो पावर का डेफिनेशन क्या है? पावर इज द रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ मेजर्ड इन डायोप्टर, पॉजिटिव फॉर कन्वर्जिंग लेंस एंड नेगेटिव फॉर डाइवर्जिंग लेंस. कन्वर्जिंग लेंस किसको बोलते हैं? इसको. कन्वर्जिंग मतलब क्या होता है? कि सारे रेज एक पॉइंट पे मीट करने वाले हैं. जैसे यहाँ पे अगर बहुत सारे रेज इसके थ्रू गए तब ये सारे एक पॉइंट पे मीट करेंगे. इसको बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंस. और डाइवर्जिंग लेंस किसको बोलते हैं? कि सारे रेज स्कैटर होने वाले हैं. तो तब कौन सा लेंस होता है? तब उस लेंस ऐसा दिखता है. तब ये सारे स्कैटर हो जाने वाले हैं. ओके. अब एग्जाम्पल ऑफ पावर का फॉर्मूला क्या है? पावर का फॉर्मूला होने वाला है 1 by f. f मतलब क्या होता है? फोकल लेंथ दैट इज इन मिरर, दैट इज इन मीटर्स, इन मीटर्स. और इसका मेजरमेंट होगा d.
ये बस एक डायग्राम है। एग्जाम्पल लिया है, एक लेंस विद अ फोकल ऑफ 0.5 मीटर हैज अ पावर ऑफ +2d। +2d क्यों है? क्योंकि पावर इक्वल्स टू 1/f होता है। f मतलब क्या है? 0.5 मीटर्स, तो फिर 1/0.5 मीटर्स शुड बी इक्वल टू 2। और ये पॉजिटिव में, अगर इसका पॉजिटिव हुआ तो फिर ये कन्वर्जिंग लेंस है, और अगर ये एक नेगेटिव में हुआ तब भी डाइवर्जिंग लेंस है। मतलब इसका होने वाला है नेगेटिव, इसका होने वाला है पॉजिटिव। डबल कन्वेक्स लेंस विद radii of 10 cm and 15 cm has refractive index 1.5। अब डबल कन्वेक्स लेंस किसको बोलते हैं? डबल कन्वेक्स लेंस तब बोलते हैं जब ये दो सरफेस, इन दोनों का सेंटर कहीं अलग है, मतलब अलग मतलब डिफरेंट होने वाला है। जैसे यहाँ पे बोल दिया है डबल कन्वेक्स लेंस विद रेडियाई 10 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर। सोचो ये वाला ऐसे है तो ये वाला ऐसे। इसका अगर तुम स्फीयर ड्रॉ करोगे ये ऐसे आने वाली, whereas इसका अगर तुम स्फीयर ड्रॉ करोगे तो ये काफी बड़ी होने वाली है। Focal length of a glass lens changes from 20 centimeter in air to 78.2 centimeter in water। अब इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आता है तब ये फॉर्मूला लग के ये वाला आने वाला है। तो इससे भी एक सम होने वाला है। If focus equals to 0.5 meter for a glass lens, what is the power of the lens? तो हमें फोकस दे दिया है 0.5 मीटर है, तो पावर का फॉर्मूला क्या था? बस सब पावर शुड बी 1/f, that is 1/0.5 equals to 2। अब सेकंड पोर्शन में क्या बोला है? The radii of curvature of the faces of a double convex lenses are 10 centimeter and 15 centimeter. Its focal length is 12 centimeter. What is the refractive index of the glass? तो ये 10 सेंटीमीटर, दूसरा है 15 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ हमें बोल दिया है 12 सेंटीमीटर। तो इसका फॉर्मूला क्या लिखने वाले हैं? पहले हम लिखेंगे R1 should be equals to +10 सेंटीमीटर, R2 should be equals to -15 सेंटीमीटर। अब इसको पॉजिटिव क्यों दिया और इसको नेगेटिव क्यों दिया? ये सोचो एक लेंस है और ये उसका हम पूरा स्फीयर ड्रॉ कर दिए। इस साइड का सेंटर कहाँ पे फॉर्म होने वाला है? इस साइड पे, जो कि है पॉजिटिव साइड, और इस साइड का सेंटर कहाँ पे लाई करने वाला है? इस साइड पे, जो कि होगा नेगेटिव साइड। पॉजिटिव, एक को पॉजिटिव रखना है और दूसरे को नेगेटिव। फोकल लेंथ हमें गिवन है 12 सेंटीमीटर। अब हम इसको फॉर्मूला लगा सकते हैं 1/12 should be equals to n-1। n is the refractive index, that is 1/10, 1/15। इसका आंसर आने वाला है n should be equals to 1/5। इसका मतलब क्या है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस इज 1.5। इसका थर्ड पार्ट क्या बोला है? A convex lens has 20 centimeter focal length in air. What is the focal length in water? Refractive index of air water is 1.33। तो क्या बोला है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें बोल दिया 1.33। What is the focal length in water? Focal length in air कितना है? 20 सेंटीमीटर। हमें गिवन है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर ग्लासेस 1.5। तो हम n, और ये ट्रैवल कहाँ से कर रही है? एयर टू वाटर जा रही है, तो 1 लेंगे हम एयर को और 2 को लेंगे हम ग्लास के लिए। तो फिर n2 होगा 1.5 सेंट।
For the same glass lens in water, N2 should be equals to 1.5 और N1 होना चाहिए 1.33। पहले क्या हो रहा था कि एयर से ये ग्लास पे जा रही है, अब क्या हो रहा है, ये पानी से ग्लास पे जा रही है, फ्रॉम वाटर टू ग्लास। तब क्या होना चाहिए हमारा, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हमारा फोकल लेंथ होगा 78.2 सेंटीमीटर। अब क्या हमने पढ़ा है, हमने लेंसेज के बारे में सारा पढ़ा है। अब हम क्या करेंगे, हम लोग और कॉम्प्लिकेटेड बनाएंगे चीजों को, दो लेंस साथ में लगा के। अब दो लेंस साथ में लगाए तो फोकल लेंथ सब चेंज हो जाएंगे। अब इसका एप्लीकेशन कहाँ पे बनता है, इसका एप्लीकेशन बनता है टेलीस्कोप में। जब हमें मैग्निफिकेशन इतनी ज्यादा चाहिए कि हमें चांद देखना होता है, तब हम ऐसे करते हैं कॉम्बिनेशंस। और इसके फॉर्मूलाज क्या है, जैसे हम दो लेंसेज लेने वाले हैं, हमें दो फोकल लेंथ भी होने वाले हैं, तो हमें टोटल फोकल लेंथ कितना होने वाला है, ये होगा 1/f, दैट शुड बी इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। When two or more thin lenses are placed in contact, their combined focal length f satisfy 1/f equals to 1/f1 plus 1/f2, and that will be continued if there are more than two lenses. The total power in the algebraic sum of individual power. The total magnification is the product of magnification of individual lenses. The principle is used in cameras, microscopes, and telescopes to achieve desired magnification and image sharpness. तो इसमें क्या क्या गिवन है कि फोकल लेंथ का फॉर्मूला ये होने वाला है और मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होने वाला है, जितने भी फाइनल मैग्निफिकेशन होने वाली, कि जितने भी तुम्हारे पास लेंसेज है उन सब का मल्टीप्लिकेशन होने वाला है, ऐसे कंटिन्यू करके। ठीक है, अब ये हमारे लिए फॉर्मूला फॉर द इमेज फॉर्म बाय द फर्स्ट लेंस ए वी गेट, ये पहले लेंस के लिए, ये हमारे सेकंड लेंस के लिए। अब इन दोनों इक्वेशन को अगर हम ऐड कर देंगे तब हमारे पास होगा ये फाइनल इक्वेशन। हमें इक्वेशन ढूंढना है कि ये दोनों काम कैसे करते हैं। अगर दो लेंसेज को साथ में रख दिए तो अब हम कैसे ये दोनों लेंसेज को साथ में इसका फॉर्मूला बनाते हैं वो हम डिराइव करेंगे। तो ये हमारा पहला लेंस जो है हम ए, और ये हमारा सेकेंड लेंस जो है बी। अब पहला लेंस का फोकल लेंथ को क्या होगा, f1 कंसिडर करेंगे और बी का कंसिडर करेंगे f2 का। अब इससे हम जो बेसिक फॉर्मूला था वो हम लगा के क्या निकाल सकते हैं, 1/v। v मतलब क्या है, ये 1/v माइनस 1/v1 शुड बी इक्वल टू 1/f2। अच्छा, ये b के लिए था, ये था लेंस b के लिए, जो कि ये लेंस है, इसके लिए था ये वाला फॉर्मूला। अब हम अगर a के लिए ढूंढेंगे तो क्या होगा, 1/v1 माइनस 1/u शुड बी इक्वल टू 1/f1। u क्या है, ये वाला, और v1 होगा ये वाला, ये हमारा इस लेंस के लिए। एडिंग द इक्वेशन, अब हम इन दोनों इक्वेशन को अगर हम ऐड कर लेंगे तो हमारा रिजल्ट निकलेगा ये 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f1 plus 1/f2. If the two lens system is regarded as equivalent to a single lens of a focal length f, this will be our final for the image formation. This will be our equations. Adding these two equations, we will get these two. और ये कब आएंगे, ये हमारे एप्लीकेशन में आएंगे जब हमें टेलीस्कोप या फिर माइक्रोस्कोप जैसे चाहिए और उनका डिस्टेंस पता है, हमें मैग्निफिकेशन वगैरह सब कैलकुलेट करके हम तब ये फोकल लेंथ निकाल के हम देख सकते हैं कि हमें कैसा रिक्वायरमेंट चाहिए लेंसेज का। तो इसके कुछ सम्स होने वाले हैं। फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज फॉर्म बाय द लेंस कॉम्बिनेशन गिवन इन द फिगर। तो फिगर में हमारा क्या है, फिगर में हमारे तीन लेंसेज है, एक ये कन्वर्जिंग, एक ये वाला, और एक है हमारा प्लेन सरफेस एक तरफ, और एक है डाइवर्जिंग। तो हमारे कितने हो गए, तीन लेंसेज। पहले हम लोग बारी बारी से सॉल्व करेंगे। तो इमेज फॉर्म बाय द फर्स्ट लेंस, लेंस 1 should be
अब इसका हम फॉर्मूला लगाएंगे 1/1 v1 माइनस 1/u1 इक्वल्स टू 1/f1। अब हम इसमें क्या क्या कंसिडर करेंगे, 1/v1 ये माइनस है। अब इसमें u1 कितना है, u1 कितना होना चाहिए, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड पे, ये हमारा प्रिंसिपल फोकस, तो ये क्या होगा, ये होगा नेगेटिव में, तो ये हमारा होना चाहिए -30 सेंटीमीटर एंड दैट शुड बी इक्वल्स टू फोकल लेंथ है +10 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम ये वाला निकाल लेंगे, तो v1 होना चाहिए 15 सेंटीमीटर। तो हमने पहला स्टेप कर लिया। अब नेक्स्ट, इमेज फॉर्म बाय द फर्स्ट लेंस सर्व्स एज द ऑब्जेक्ट फॉर द सेकंड। तो अब क्या किया, जो हमने पहला लेंस में जो इमेज फॉर्म किया वो हमारे सेकंड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट बनेगा। तो तब क्या होगा, दिस इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 - 5 सेंटीमीटर टू द राइट ऑफ द सेकंड लेंस। इमेज इज रियल, इट सर्व्स एज अ वर्चुअल इमेज फॉर द second lens, which means that the rays appears to come from it from the second lens। अब इसके क्या बोला है कि हमारा जो v होने वाला है वो 15 सेंटीमीटर होगा। मतलब क्या, 15 मतलब क्या, वो इस साइड पे कहीं पे इस वाले लेंस का इमेज यहाँ पे फॉर्म होने वाला है। तो अगर हमें सेकंड मिरर के लिए ये ऑब्जेक्ट है, तो ये हमें वापस से यहाँ तक लेना है, तो वो होने वाला है कितना, 10 सेंटीमीटर। तो इसका होगा 1/v2 माइनस 1/u2 कितना होने वाला है, +10 सेंटीमीटर, क्योंकि वो राइट में लेंस के, शुड बी इक्वल्स टू फोकल लेंथ ऑफ -10। और यहाँ से हमारा v2 निकलेगा इन्फिनिटी में। अब इन्फिनिटी मतलब क्या, ये बहुत पीछे वो इमेज फॉर्म हो रहा है। The virtual image is formed at an infinite distance to the left of the second lens. This acts as an object for the third lens. तो यहाँ पे जब इमेज बन ही रहा है, तो ये कहाँ पे बन रहा है, ये बहुत दूर, इस यहाँ पे कहीं पे, ये बहुत दूर है, और ये ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है हमारे थर्ड लेंस के लिए जो यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, v3 माइनस 1/infinity शुड बी इक्वल्स टू 1/, थर्ड फोकल का लेंथ क्या है, +30। तो यहाँ से हमारा v3 निकलने वाला है 30 सेंटीमीटर। v3 इक्वल टू 30 सेंटीमीटर मतलब क्या, यहाँ से 30 सेंटीमीटर मतलब यहाँ पे कहीं उसका इमेज फॉर्म करने वाला है, और ये होगा हमारा फाइनल इमेज। ये पॉजिटिव है, तो यहाँ इमेज होने वाला है इस साइड पे, क्योंकि ये पॉजिटिव में है, तो ये 30 सेंटीमीटर पॉजिटिव में होगा, तो फाइनल इमेज इस साइड पे होने वाला है। अब एक दूसरा टॉपिक है, रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म एंड एंगल ऑफ डेविएशन। Light passing through a triangular prism undergoes a refraction of two faces, resulting in an angle of deviation d, which is equal to angle of incidence plus angle of emergence and minus the angle of the prism। अब ये तीनों क्या है, ये हमारा फॉर्मूला एंगल ऑफ डेविएशन की। एंगल ऑफ इंसिडेंस किसको बोलेंगे, ये वाले को, ये है नॉर्मल, ये है इंसिडेंट रे, और ये हो गया हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट। और इमर्जेंस किसको बोलेंगे, जो इस प्रिज्म को छोड़ के जा रहा है उसको बोलेंगे हम एंगल ऑफ इमर्जेंस। अब ए क्या होता है, एंगल ऑफ प्रिज्म। एंगल ऑफ प्रिज्म होता है ये जो टॉप में होने वाला है, या फिर दो सरफेस जिसके बीच में लाइट ट्रैवल करी है, उसमें जो एंगल बन रहा है उसको बोलेंगे एंगल ऑफ प्रिज्म। Where I and E are the angle of incidence and emergence, and A is the prism angle. At minimum deviation, the refracted ray inside the prism is parallel to its base, and the refractive index is given by n/1 equals to sine
यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला है वो वाला। द थिन प्रिज्म कॉज मिनिमल डेविएशन। अब ये ग्राफ एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ डेविएशन कैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस रे एंगल ऑफ इंसिडेंट इफेक्ट करता है एंगल ऑफ डेविएशन को। जैसे तुम लोग देख सकते हो, जैसे पहले एंगल ऑफ डेविएशन जब बढ़ता है, जब थोड़े थोड़े बढ़ता है, तब एंगल ऑफ डेविएशन कम होता रहता है, लेकिन वो एक पॉइंट में मेट करता है जब वो इंसिडेंट रे और एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस जब सेम हो जाता है, और उसके बाद जब एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ता है तब वो एंगल ऑफ डेविएशन इंक्रीज हो जाता है। द माइक्रोस्कोप में क्या क्या फॉल करता है इसके अंडर? सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, और ये होता है उसका मैग्निफिकेशन फॉर्मूला। सिंपल माइक्रोस्कोप मतलब क्या? कन्वर्जिंग लेंस ऑफ स्मॉल फोकल लेंथ यूज एज अ मैग्नीफायर। Compound microscope use objective and eyepiece lens for greater magnification. अब ये हुआ magnification formula, जहाँ पे L is the tube length and D is the near point. In a compound microscope, the objective forms a real inverted magnified image of the object. This image serves as an object for the eyepiece, where function like a simple magnifier to produce the final enlarged virtual image. अब इसका हम डायग्राम देखेंगे कि ये चलता कैसे है। हम लोग देख सकते हैं ये हमारा कंपाउंड माइक्रोस्कोप का स्ट्रक्चर। यहाँ से हम देख रहे हैं तो इसको क्या बोलेंगे? इस लेंस को बोलेंगे हम आईपीस और इसको बोलेंगे हम ऑब्जेक्टिव। हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? हमारा ऑब्जेक्ट है यहाँ। यहाँ से रेज जा रही है लाइट से, फिर ये दूसरे लेंस पे मीट कर रही है जो तुम देख पा रहे हो यहाँ से। अब ये डाइवर्ज हो रही है तो ये पीछे करेंगे, तो ये पीछे करते करते यहाँ पे मीट होने वाली है और ये होने वाला है हमारा इमेज जो कि इन्वर्टेड होने वाला है। अब ये होगा हमारा लास्ट टॉपिक, द टेलीस्कोप। टेलीस्कोप प्रोवाइड्स एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। द मैग्नीफाइंग पावर इज द रेशियो ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय द फाइनल इमेज टू द एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट। इसका ये फॉर्मूला होने वाला है मैग्निफिकेशन FO by FE. Refractive telescope uses lens, while reflecting telescope uses mirror as objectives. Modern astronomical telescope primarily uses mirror rather than lenses for their objectives. Mirrors avoid chromatic aberration, are lighter and can be supported over the entire back surface. The largest telescope in India is 2.34 meter. अब ये कुछ इंफॉर्मेशन है which is present in Kavalur, तमिलनाडु। अब ये होता है टेलीस्कोप का। टेलीस्कोप में क्या होता है? ये होता है आईपीस और ये होता है हमारा ऑब्जेक्टिव। अब जैसे हम माइक्रोस्कोप में देख पा रहे थे कि हम ऑब्जेक्ट को देख पा रहे थे यहाँ पे, लेकिन ये क्या है? ये हम बहुत दूर का देखते हैं। तो ये कहाँ पे है? इसका ऑब्जेक्ट है इन्फिनिटी पे। तो ये इन्फिनिटी से जब कोई रेस हम लोग खींचते हैं तब वो पैरेलल होती है, और जब वो पैरेलल होती है तो यहाँ पे ये फोकस पे मीट करने वाली है, फिर यहाँ पे दूसरे लेंस पे जब जाने वाली है, फिर ये आपकी आंखों में जाती है। That's all. So I hope you like this video, and if you have any doubts regarding this topic, please comment in the video and I will try my best to solve your doubts.